Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hoping all of you are safe and sound. Well, let us start our today's lecture. In our previous lecture, we were practicing tenses and we were just talking about the unseen translation paragraph, which is the part of your question paper in FSC part 2. तो आपको बेटे लास्ट जो आपके 2-3 लेक्चर्स हुए हैं उसमें ट्रांसलेशन के हवाले से ही बात हुई थी। और बात यह है कि अक्सर बच्चों को देखिए 9th और 10th में आपने बहुत डिटेल बहुत अच्छे तरीके से टेंसेस किए हैं विद एक्टिव पैसिव और बेशुमार एक्सरसाइजेस भी आपने सॉल्व की, लेकिन चीज़ें बाज़ दफ़ा स्लिप हो जाती हैं जहन से और उसको रिवाइज़ करने से चीज़ें फिर जो है वो जहन में आ जाती हैं। इसलिए क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे जब ट्रांसलेशन करते हैं तो रिलक्टेंट रहते हैं और टेंसेस के लिए वो ज़ोर देते हैं कि एक दफ़ा फिर इसको गो थ्रू करवा दिया जाए, रिवाइज़ करवा दिया जाए। तो टेंसेस आपको रिवाइज़ करवाए जा रहे हैं और मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जो 3 टाइप्स टेंसेस की हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनको मज़ीद सब टेंसेस में डिवाइड किया गया किस तरह से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फर्दर हम देखते हैं इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बेटे इन टेंसेस के भी आगे से फर्दर एक्टिव वॉइस भी है और पैसिव वॉइस भी है और आपने जब ट्रांसलेशन पैराग्राफ करना है तो आपने लाजमी तौर पे इस पर तवज्जो रखनी है कि ये सेंटेंस उर्दू वाला ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। मैंने आपको बताया था जो एक्टिव वॉइस है उसमें आपका सब्जेक्ट मौजूद है, पैसिव वॉइस में मोस्टली सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट जो है उसको लेते हैं पहले। तो बेटे आज हम प्रेजेंट टेंस के आपने सारे टेंसेस जो है चारों कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पास्ट टेंस जो है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो आज हम करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट और इसका एक्टिव वॉइस करेंगे आप आज, एक्टिव वॉइस। इसके साथ ही मैं आपको पैसिव वॉइस भी करवाऊंगी ताकि आप साइमल्टेनियसली साथ साथ दोनों टेंसेस पे नज़र रखें कि किस तरह से चेंज आता है सेंटेंस में। तो बेटी पास्ट इंडेफिनिट क्या है, इट शोज एन एक्शन, इट शोज एन एक्शन दैट हैज़ completed in the past, that is completed in the past। ठीक है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इट शोज एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड विच हैज़ बीन परस्यूड एज अ हैबिट। ठीक है जनाब, ऐसा एक्शन जो कि पास में हो चुका है और विच हैज़ बिन परस्यूड एज अ हैबिट, और हैबिट के तौर पर भी इसको लिया जाता है। जैसे हम यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं किसी पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे इस जुमले जो पास्ट इंडेफिनिट के जुमले होते हैं चाहे वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस हैं, आपने याद रखना है कि उसके उर्दू के आखिर जुमले जो है उनके आखिर में अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये ऐसे अल्फाज आते हैं, उसे एकदम से ट्रेसिंग हो जाती है कि ये कौन सा टेंस होगा। ठीक है, फिर आपको पता भी चलता है कि इट शोज एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड विच हैज़ बीन परस्यूड एज अ हैबिट के तौर पर भी उस एक्शन को लिया जाता है। अब मैं इसका एक्टिव वॉइस आपको करवा रही हूँ। आपका स्ट्रक्चर है SVO और आप जो है जब पास्ट इंडेफिनिट करते हो तो सब्जेक्ट और प्लस इसके साथ क्या आ जाता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेटा वर्ब की मैं यहाँ लिख रही हूँ टू का मतलब क्या होगा, जब 1 लिखूँगी मतलब फर्स्ट फॉर्म, 2 लिखूँगी उसका मतलब सेकेंड फॉर्म, 3 लिखूँगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये आपने जहन में डाल लेना है। तो आसान, बिल्कुल आसान, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फिर ये क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव मीन सिंपल सेंटेंस है आपका एफर्मेटिव, मस्बत सादा जुमला। और जब आप इसके नेगेटिव बनाते हो तो नेगेटिव में क्या करोगे, सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज होंगे, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा और डिड के साथ बेटे आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम डिड के साथ नॉट लगाएंगे, डिड नॉट, और जब डिड आ गया तो उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। बल्कि मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ ताकि आपको एक पहचान में रहेगा कि V1, ठीक है जी, यहाँ V1 आ जाएगी और यहाँ क्या था, यहाँ V2 थी।
यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ V1 यानी कि डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुल स्टॉप। जब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, डिड आ जाएगा प्लस एस आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब इसी को डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट, मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया था डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट कौन सी होती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब एक तो बाहर है क्वेश्चन स्टेट बनाने के लिए, उसके साथ WH फैमिली वर्ड्स भी हैं। WH फैमिली वर्ड्स भी बताया था, व्हेन, वेयर, हु, होम, हाउ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, WH वर्ड यहाँ आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ वाई लिख देती हूँ यहाँ से, और आगे सारी क्वेश्चन स्टेटमेंट यही रहेगी। डिड आपने अब स्मॉल में करना है क्योंकि ये वाई डिड आ जाएगा, दोनों क्वेश्चन वर्ड हो गए, वाई भी क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब भी क्वेश्चन वर्ड है। तो खाली ये जो WH वर्ड है ये आपकी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करेंगे जब तक उस स्टेट में उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आप नहीं लगाएंगे। तो ये डबल क्वेश्चन वर्ड आ गया, वाई डिड, और फिर सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बेटे, यकीनी तौर पे आपको ये समझ में आ गया। और मैं बात क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक्टिव वॉइस की, हम अभी पैसिव वॉइस इसका डील नहीं कर रहे, और एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट जो है वो 100% मौजूद है। जी बेटे, इसके हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स थोड़े से देखते हैं कि इसके क्या क्या आपके पास आते हैं। तुमने झूठ बोला, वो कल स्कूल गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट एक्टिविटी को इंडिकेट किया जा रहा है। तुमने झूठ बोला, क्या मतलब, यू टोल्ड, सेकंड फॉर्म आएगी ना बेटी, यहाँ मैंने लिखा आपको V2 है। यू टोल्ड अ लाई, टेल अ लाई होता है झूठ बोलना, लेकिन चूंकि हम लोग तो पास्ट इंडेफिनिट में इसको कर रहे हैं तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू टोल्ड अ लाई। फिर हम लिखेंगे यू, जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड आ जाएगा, यू डिड नॉट, और ऑटोमेटिकली डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, यू डिड नॉट टेल अ लाई। फिर इसका अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट लेते हो तो क्या आ जाएगा, डिड यू टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। और मैंने आपको पहले भी समझाया बेटा, क्वेश्चन मार्क आपने स्टेटमेंट के एंड में ज़रूर, सेंटेंस के एंड में लिखना है, अदरवाइज जो है वो नंबर कटेगा आपका। जी बेटा, अगर ये डबल क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टेटमेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई, मैं वाई सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। वाई डिड यू टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क, वाई डिड यू, क्वेश्चन स्टेटमेंट वही रहेगी लेकिन वो सिंगल क्वेश्चन वर्ड है। और ये डबल क्वेश्चन वर्ड अगर आपकी उर्दू के स्टेटमेंट में आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको उसको भी कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो वाई डिड यू टेल अ लाई, अच्छा इसको हम ये नहीं लिखेंगे वाई यू डिड टेल अ लाई, क्योंकि बहरहाल क्वेश्चन वर्ड अगर दो हैं तो वो दोनों ही पहले स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसी का सेकेंड सेंटेंस, वो कल स्कूल गया, तो ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है जी। येस्टरडे एगो, ये तो ऑटोमेटिकली पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहे हैं वर्ड्स, और वेंट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। तो ही वेंट टू स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और येस्टरडे आ गया इसमें, ठीक है, एडवर्ब आ गया। बेटे अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, ही डिड नॉट, फिर वेंट नहीं आएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। फिर आपके पास आता है कि डिड ही गो टू स्कूल येस्टरडे, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिड लिखा है, सेकंड फॉर्म है, तो अगली वर्ब की फॉर्म कौन सी है आपके पास, फर्स्ट फॉर्म होगी, ये फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है बेटे, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं तो कर सकते हैं कि व्हेन, मैं व्हेन सेलेक्ट कर लेती हूँ, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है। फिर यहाँ वाई कर लेते हैं, वाई डिड ही गो टू स्कूल येस्टरडे, वाई डिड ही गो टू स्कूल येस्टरडे, कि वो कल स्कूल क्यों गया। ये बेटे आपका एक्टिव वॉइस था, एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा बोर्ड पे देख लीजिएगा, ताकि फिर जो है नेक्स्ट में आपको करवाऊँ इसी का पैसिव वॉइस जो है वो क्या होगा। बेटे जी बेटे, अब बात हो रही है आपकी, अब पैसिव वॉइस आप करेंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। एक्टिव वॉइस आप कर चुके, अब हम लोग पैसिव वॉइस करेंगे। पैसिव वॉइस में यहाँ पर P लिख देती हूँ ताकि आप भी इसको नोट डाउन कर लें। एक्टिव वॉइस हुआ कंप्लीट,
और ये अब हम लोग कर रहे हैं पैसिव वॉइस। जी बेटे, पैसिव वॉइस में आपको पता है कि मोस्टली सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है, और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, उसमें पास्ट इंडेफिनिट का ऑब्जेक्ट प्लस वॉस वर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वॉस और वर, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म में फिर आपको V2 लिख के देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम इसको एक शॉर्ट नेम दे रहे हैं। ठीक है बेटे, तो आप इसको देख लीजिएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है, वॉस वर है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा बाय, अगर तो सब्जेक्ट मौजूद है बाय, और प्लस एस। और मैंने आपको ये बताया था कि जो सेंटेंसेस होते हैं ट्रांसलेशन के, ये सेंटेंसेस इसमें अक्सर जो है सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है। अगर आपका सब्जेक्ट मौजूद है तो आपने फिर उसको थर्ड फॉर्म के बाद बाय और एस, ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा उस सेंटेंस का अगर है तो। लेकिन ये सब्जेक्ट कन्वर्ट किस में होगा, यही यहाँ पर जो भी आपका प्रोनाउन मौजूद है वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास मौजूद नहीं है, तो V3 के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंस जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आप लिखते हो। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है वॉज वर प्लस नॉट प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस और इसकी ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और इसी तरह से अगर तो उसमें नज़र आता है आपको सब्जेक्ट, तो वो फिर एंड में चला जाएगा, सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा। ठीक है बेटा, और वो उसका भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अगर WH फैमिली है, WH वर्ड है तो वो स्टार्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और बाकी आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है ऐसे ही रखनी है। ठीक है जी, बल्कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ डालूंगी एंड पे, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है। जी बेटा, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगी नीचे भी, लेकिन WH वर्ड्स, इसमें WH वर्ड आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको वो बता दिया होगा। अच्छा बेटा, अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स हम करते हैं पैसिव वॉइस की। जी बेटा, ये आपकी स्टेटमेंट है, चोरों को गिरफ्तार किया गया और इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा कि किसने चोरों को गिरफ्तार किया है, ऑटोमेटिकली ये पैसिव वॉइस है। ठीक है ना, चोरों को गिरफ्तार किया गया। आगे देखें, सारी, अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, सारी सड़कें मुरम्मत की गई, सारी सड़कें मुरम्मत की गई। फिर एक और लिख देते हैं, नारे लगाए गए। एक छोटी सी चीज़ देखें, देखो अलिफ, ये इस तरह के वर्ड इसके एंड में आ रहे होते हैं, की गई। जी बेटा, आप देखें, चोरों को गिरफ्तार किया गया, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, थीव्स, द थीव्स, और क्योंकि प्लूरल नाउन है तो थीव्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, द थीव्स वर, और फिर हमें बताया जा रहा है V3 है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, द थीव्स वर अरेस्टेड। इसको बेटा हम अगर नेगेटिव में लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा, द थीव्स वर नॉट अरेस्टेड। जब इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, तो क्या करेंगे, क्योंकि थीव्स प्लूरल नाउन है तो वर द थीव्स अरेस्टेड। ठीक हो क्या बेटे। अब इसी का क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट, सिंगल क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या होगी, वर द थीव्स अरेस्टेड, और अगर उसमें डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट है, WH वर्ड भी है, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। द थीव्स वर अरेस्टेड, द थीव्स वर नॉट अरेस्टेड। फिर आपके पास आता है वर द थीव्स अरेस्टेड। फिर WH फैमिली आ गई,
तो मैं लिख देती हूँ वाई वर द थीव्स अरेस्टेड, क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया जनाब। ये बेटे आपके पास इसकी ट्रांसलेशन आ गई, चोरों को गिरफ्तार किया गया, द थीव्स वर अरेस्टेड। अब इस दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस आपके पास था सारी सड़कें मुरम्मत की गईं, तो हम लिखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रोड्स है। ऑल द रोड्स, सारी सड़कें, ऑल द रोड्स वर, रिपेयरिंग होती है ना मरम्मत करना, और इसमें आपके पास V3 है, वो आपकी थर्ड फॉर्म है, तो ऑल द रोड्स वर रिपेयर्ड, ऑल द रोड्स वर रिपेयर्ड। और इसी तरह इसका नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव बनाएंगे ऑल द रोड्स वर नॉट रिपेयर्ड, क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाएंगे आर, ये सॉरी वर्ड है ना इसमें, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, वर द रोड्स रिपेयर्ड। फिर अगर डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो वाई वर द रोड्स रिपेयर्ड। ठीक हो गया बेटे, ये आपके 2 सेंटेंस जो है हमने कवर कर लिए। थर्ड सेंटेंस है नारे लगाए गए। नारे क्या है, स्लोगन्स, और किसने नारे लगाए हैं उसका तो जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है फाइल इसमें नहीं है, आपको नज़र आ रहा, ये तो 100% जो है आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो क्या आएगा, द स्लोगन्स, और लगाए गए पैसिव वॉइस है तो हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि ये प्लूरल है। द स्लोगन्स वर, और रेज होता है नारे लगाना, रेज स्लोगन्स, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगी V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द स्लोगन्स वर रेज्ड। और नेगेटिव क्या हो जाएगा, द स्लोगन्स वर नॉट रेज्ड, और क्वेश्चन में वर द स्लोगन्स रेज्ड, और डबल क्वेश्चन वर्ड के साथ वाई वर द स्लोगन्स रेज्ड, और क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन स्टेटमेंट में लगाना, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में लगाना ना भूलिएगा। ठीक है बेटे, ये आपका कौन सा टेंस मुकम्मल हो गया। ये आपने कर लिया पास्ट इंडेफिनिट विद एक्टिव एंड पैसिव। अब हम नेक्स्ट एक और टेंस की जानिब बढ़ेंगे, और नेक्स्ट टेंस जो है वो क्या है आपका, वो देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना बेटा, ये देखें ना, मेन ये है ऑब्जेक्ट, वॉज वर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और एस, अगर तो उसमें सब्जेक्ट मौजूद है तो वो एंड में जाएगा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। जी बेटा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका टेंस आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका भी हम क्या करते हैं, पहले एक्टिव वॉइस हम लिखेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन, it is used for an action that has continued, in the past at some time। ठीक है बेटे, तो बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, दोनों की डेफिनेशन। इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट हैज़ कंटिन्यूड इन द पास्ट एट सम टाइम, यानी जो पास्ट में ये एक्टिविटी होती रही है, सम टाइम कुछ वक्त के लिए। तो बेटा उर्दू में याद रखिएगा, इसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ठीक है, और जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या करेंगे, आपका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जनाब, अब इसमें देखते हैं चेंज कैसे आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है जनाब, वॉज और वर। वॉज सिंगुलर नाउन के साथ, वर प्लूरल नाउन के साथ। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है बेटे, जब इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, और वॉज वर के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। यस, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, फर्स्ट फॉर्म के बाद ING, फिर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ भी देखें, सब्जेक्ट वॉज वर, ये सिंपल सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। शी वॉज सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉज वर पहले आ गया, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जी बेटा, डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पर WH वर्ड आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, बाकी सारा जुमला एज इट इज़ इंट्रोगेटिव का जैसे बना हुआ है वो रहेगा। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे बेटे। इसकी थोड़ी सी जो है ना हम लोग लिख लेते हैं जी, इसमें मैं लिखती हूँ आपको, मैं सवाल हल कर रहा था। ठीक है जी। एक और सेंटेंस लिखते हैं, वो अंडा उबाल रही थी, सॉरी क्योंकि ये पास्ट टेंस है, रही थी, वो अंडा उबाल रही थी। जी बेटा, एक और कर लेते हैं, हम मज़े उड़ा रहे थे, हम मज़े उड़ा रहे थे आ गया सबके एंड में। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। तो बेटे आपके पास फर्स्ट वाला सेंटेंस है, मैं सवाल हल कर रहा था, तो क्या आएगा, आई वॉज, फिर क्या है, वॉज वर्ड के बाद फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व, ing भी है, आई वॉज सॉल्विंग द सम, आई वॉज सॉल्विंग द सम, मैं सवाल हल कर रहा था। इसका नेगेटिव क्या होगा, आई वॉज नॉट सॉल्विंग द सम। क्वेश्चन मार्क क्या होगा, वॉज आई सॉल्विंग द सम। फिर डबल क्वेश्चन में, वाई वॉज आई सॉल्विंग द सम। ठीक हो गया। फिर है जी, वो अंडा उबाल रही थी, तो क्या आ जाएगा, शी वॉज, चूँकि अंडे नहीं है, सिंगुलर नाउन है, तो एन एग, शी वॉज बॉइलिंग एन एग। ठीक है जी, शी वॉज बॉइलिंग यानी सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 ing, और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या है, शी वॉज बॉइलिंग एन एग, नेगेटिव, शी वॉज नॉट बॉइलिंग एन एग, और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा कि वॉज शी बॉइलिंग एन एग, एंड डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट इज कि वाई वॉज शी बॉइलिंग एन एग। तो एक और स्टेटमेंट बेटे इसके देखते हैं, हम मज़े उड़ा रहे थे, मेकिंग मैरी होता है, मेकिंग मैरी मज़े उड़ाना, तो हम क्या लिखेंगे, हम मज़े उड़ा रहे थे कि वी वर मेकिंग मैरी। मेकिंग मैरी का मतलब क्या होता है, टू हैव फन, फ्रॉलिक, टू एंजॉय समथिंग। तो बेटे इसमें क्या आ गया, हम मज़े उड़ा रहे थे कि वी वर मेकिंग मैरी। ठीक है, ये MARRY नहीं है मैरी, उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, ये MERRY है मैरी। तो वी वर मेकिंग मैरी, अगर हम इसी का नेगेटिव लेते हैं तो क्या होगा, वी वर नॉट मेकिंग मैरी, इंट्रोगेटिव, वर वी मेकिंग मैरी, डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट, वाई वर वी मेकिंग मैरी। ठीक है बेटा, अब आपको यकीनी तौर पर ये ऐसी एक स्टेटमेंट को लेकर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना, फिर उसका इंट्रोगेटिव बनाना, और डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ उसका इंट्रोगेटिव बनाना जो है वो यकीनी तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। जी बेटे, नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, ये आपका कौन सा वाला टेंस था, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और उसका आप एक्टिव वॉइस कर रहे हैं। इसी का हम लोग अब पैसिव वॉइस करेंगे बेटे। मैं इसको अरेज कर देती हूँ, इसकी डेफिनेशन अपनी जगह ऐसे ही रहेगी इसका, लेकिन हम अब पैसिव वॉइस कर लेते हैं। इसके पैसिव वॉइस में बेटे देखें, अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस जो है इसको ख़त्म करके यहाँ P लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पैसिव वॉइस अब क्या है बेटा, पैसिव वॉइस में यहाँ 100% आपका जो है आपने ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऐसे जुमलों में क्या होता है, अक्सर सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे इसके, वॉज वर्ब, अब इसके हेल्पिंग वर्ब 2 हो जाएंगे, यानी बीइंग भी आएगा। ठीक है जी, और अब फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फॉर्म कौन सी है, थर्ड। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बाद ऑटोमेटिकली आपने बाय और एस, अगर तो इसमें वाई और इसका ऑब्जेक्टिव केस, ये आपको बारहा बताया जा रहा है कि अगर तो आपका उसमें सब्जेक्ट मौजूद है जुमले में तो वो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आएगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। अगर तो आप उसमें नहीं है सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब, बीइंग, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे,
ये वॉज और वर के यही स्टेटमेंट रहेगी, यही फॉर्मूला रहेगा। वॉज और वर के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा, फिर आपके पास बीइंग आ जाएगा, फिर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी तरह से बाय और एस का ऑब्जेक्टिव केस। फिर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हो, तो इंट्रोगेटिव में ये देखिए आपका सिंपल सेंटेंस था, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था, ये आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या है, वॉज वर ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट में ले आओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसके बाद बीइंग है, यानी दोनों हेल्पिंग वर्ब अलग हुए, दरमियान में ऑब्जेक्ट आ गया। वॉज वर और बीइंग दो हेल्पिंग वर्ब इसमें मौजूद है, बीइंग है, और उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाय प्लस एस और इसकी कौन सी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक हो गया। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ जुमले में क्या होगा, V3 के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बेटे डबल क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे पहले वो डबल क्वेश्चन वर्ड जो है वो आ जाएगा, किससे, वॉज वर्ड से पहले। समझ में आ गई बेटे आपको बात। अब इसके थोड़े से जुमले जो हैं वो मैं लिख के देती हूँ आपको जी। नए स्कूल खोले जा रहे थे, नए स्कूल खोले जा रहे थे, बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था। दो स्टेटमेंट मैंने आपको दिए हैं। नए स्कूल खोले जा रहे थे, कौन खोल रहा है, इसके अंदर तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये तो 100% पैसिव वॉइस आपके पास आ गया। इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं इसको सॉल्व। ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यू स्कूल्स, द न्यू स्कूल्स, नए स्कूल खोले जा रहे थे, द न्यू स्कूल्स, और चूँकि ज़्यादा थे, ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, तो क्या आएगा, द न्यू स्कूल्स वर, और दो हेल्पिंग वर्ब है इसमें, वर बीइंग ओपन्ड। स्टैब्लिश्ड भी हो सकता है, स्टैब्लिश्ड होता है कायम करना, खोलना, ओपन्ड होगा। द न्यू स्कूल्स वर बीइंग ओपन्ड। समझ में आ गया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपके पास, चूँकि ये पैसिव वॉइस है और इसमें आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है पहले, तो ये पैसिव वॉइस हुआ, और लिहाजा इसको बेटे आपने दो आपके हेल्पिंग वर्ब वर और बीइंग आ गया, और V3 क्या कहता है कि इसमें है वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ लेता हूँ, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, नए स्कूल खोले जा रहे थे, तो द न्यू स्कूल्स वर बीइंग ओपन्ड, और फिर है बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था। अच्छा, ये इसका पहले नेगेटिव बना देती हूँ मैं आपको द न्यू स्कूल्स वर बीइंग ओपन्ड, और नेगेटिव बनाएंगे तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट आएगा, द न्यू स्कूल्स वर नॉट बीइंग ओपन्ड। इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वर पहले आ जाएगा, वर, फिर आपका ऑब्जेक्ट द न्यू स्कूल्स आएंगे, और न्यू स्कूल्स के फ़ौरन बाद, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया इंट्रोगेटिव में कि आपने क्या करना था, इंट्रोगेटिव में आपने देखिए वॉज वर पहले आ गया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बीइंग लगाना है, तो वर द न्यू स्कूल्स बीइंग, और इसमें थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा, ये भी याद रखने वाली बात है कि हर पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है, हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है। फिर बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था, किसके ज़रिए, कौन उसे नहीं भेज रहा है, उसका जिक्र ही नहीं किया, तो लिहाजा ये आपका पैसिव वॉइस है। तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था, द चाइल्ड वॉज not being sent to school। ठीक है जी, समझ में आ गया। द चाइल्ड वॉज नॉट बीइंग सेंट टू स्कूल। बेटे मैं आपको हर टेंस का एक्टिव पैसिव इसलिए साथ साथ करवाती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अब मैं सारे प्रेजेंट अगर आपको एक्टिव वॉइस करवा देती हूँ उसके बाद पैसिव वॉइस को टच करते तो फिर आप नए सिरे से चीज़ों में जो है ना वो चीज़ों को मिक्स कर देते। अब ये हर टेंस का एक्टिव देख लिया, उसका फॉर्मूला देख लिया आपने, पैसिव देख लिया जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके साथ कैसे सॉल्व होंगे, उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो बेटी उसके साथ में थोड़ी थोड़ी एक दो मिसालें भी आपको दे रही हूँ ताकि ये आपकी याददाश्त में रहे। तो इसमें क्या है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस में ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और एस किस सूरत में, अगर उसमें सब्जेक्ट है, कहीं सब्जेक्ट नहीं है
जो मोस्टली नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है, V3 के बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो भी आपका सेंटेंस की बाकी चीज़ें हैं, एडवर्ब्स हैं, वो आपने इसमें लगा लेने हैं। ठीक है बेटे, इसको मैं रेज कर रही हूँ। ये आपका कौन सा टेंस था, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था और उसका आपने पैसिव वॉइस कर लिया। आप इसका एक्टिव वॉइस पहले ही कर चुके हैं, पैसिव वॉइस भी मैंने आपको इसका करवा दिया है। अब हम एक नए टेंस की तरफ आते हैं, पास्ट में ही। आज पास्ट के चारों जो सब टेंसेस हैं उनको हम पास्ट के ही जितने भी सब टेंसेस हैं उनको आज हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो बेटे आपके पास अब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना बेटे, इसका हम क्या करेंगे, अभी एक्टिव वॉइस करेंगे। एक्टिव वॉइस करेंगे, इसको लिख लीजिए। इट शोज एन एक्शन, इट शोज एन action that completed in the past before a definite time. यानी पास्ट परफेक्ट क्या था बेटा, एक ऐसा एक्शन, एन एक्शन दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अ डेफिनेट टाइम, यानी टाइम से पहले ही पास्ट में वो काम हो चुका था। तो उर्दू के वर्ड्स के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, लिया था, दिया था, ये सारे एक तरह के वर्ड्स हैं, एक ही तरह की कैटेगरी में ये वर्ड्स आ जाते हैं उर्दू में। ठीक है बेटे, इसको अब हम देखते हैं, इसके एक्टिव वॉइस को हम किस तरह से करेंगे। और इसमें आपको ये भी बताऊंगी एक और बड़ी अहम चीज़ कि इसमें ऐसी स्टेटमेंट भी आती हैं पास्ट परफेक्ट में जो दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल सेंटेंस है। तो एक क्लॉज जो है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में करते हो आप, और एक क्लॉज जो है पास्ट इंडेफिनिट में करते हो। जैसे हम लोग देखते हैं, आप सिंपल अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें, सिंपल पास्ट परफेक्ट, और हम एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस आपका स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट आएगा और प्लस क्या आएगा, हैड। इसमें हैड परफेक्ट टेंस है, हैड आएगा हेल्पिंग वर्ब और प्लस V3, यानी क्या होगा, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट, हैड और V3, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है बेटे, सिंपली ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब इसका ये आपका क्या है, ये आपका एफर्मेटिव है। ठीक है, जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट और इसके बाद हैड, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस V3 मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी का आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। जब डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हो, डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट, फिर क्या करना है कि WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, बाकी जैसे आपने इंट्रोगेटिव किया है ऊपर, वैसे ही इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट एज इट इज़ ऐसे ही करना है। तो बेटे इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स जो है ना, इसके थोड़े से हम एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसके क्या सेंटेंस होंगे। वो खाना खा चुका था, वो खाना खा चुका था। हम सवाल हल कर चुके थे। तो बेटे आपके पास दो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं उर्दू में। वो खाना खा चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस, वो यानी कि सब्जेक्ट मौजूद है, ये एक्टिव वॉइस है परफेक्ट टेंस का। हम सवाल हल कर चुके थे, हम, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है कि हमने ये काम किया है। चुके थे वो बता रहा है आपको कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वो खाना खा चुका था, ही हैड टेकन मील। ये भी हो सकता है, he had eaten food, he had taken meal। तो नेगेटिव क्या होगा, he had not taken meal, और इंट्रोगेटिव क्या होगा, had he taken meal। ऑटोमेटिकली क्वेश्चन वर्ड बाहर आ जाएगा। फिर डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या होगा, why had तो बाहर है क्वेश्चन वर्ड,
वाई भी आ जाएगा, डबल क्वेश्चन वर्ड्स है, तो वाई हैड ही टेकन मील। समझ में आ गया बेटा। आगे है हम सवाल हल कर चुके थे, क्या आएगा, वी सब्जेक्ट है, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और वी कौन सी आएगी वर्ब की फॉर्म, थर्ड वाली। तो वी हैड क्या है, हम सवाल हल कर चुके थे, वी हैड सॉल्व्ड द सम्स, वी हैड सॉल्व्ड द सम्स। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव हुआ। इसको नेगेटिव बनाएंगे आप तो ही हैड नॉट सॉल्व्ड द सम्स। फिर है क्वेश्चन स्टेटमेंट, हैड वी हैड नॉट सॉल्व द सम, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हैड वी सॉल्व द सम्स, इंट्रोगेटिव है। फिर डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट जो इंट्रोगेटिव है, व्हाई हैड वी सॉल्व्ड द सम्स। ठीक है जनाब, प्रैक्टिस के बाद आप इसको आसानी से हर सेंटेंस को उसके नेगेटिव, उसके इंट्रोगेटिव और डबल क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टेटमेंट को लेकर चल सकते हो। ठीक है जनाब, तो ये आपका हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं आप मिटा रही हूँ यहाँ से। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक और मज़े की चीज़ जो आपके साथ डिस्कस हुई थी वो ये थी कि बाज़ दफ़ा आपके पास जो स्टेटमेंट उर्दू की आती है पास्ट परफेक्ट की, उसमें दो क्लॉजेज होती हैं, दो एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं साइमल्टेनियसली। तो उस सूरत में आप क्या करते हो कि उस सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट में करोगे और एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में करोगे। ठीक है जी, प्रिंसिपल क्लॉज आपकी रहेगी पास्ट परफेक्ट ही। यानी आप देखें, जब हम इसका मैं अभी सिर्फ एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ, हम पैसिव वॉइस की तरफ नहीं गए हैं। तो इसकी एक्टिव वॉइस में आपने सब्जेक्ट लिखा था और इसके बाद हमारे पास क्या आया था, अभी आपने लिखा सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, वी3 क्या है जनाब, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसी के अंदर जो सेकंड हिस्सा है क्लॉज है वो बिफोर या व्हेन, ये कंजंक्शन के साथ आप इन कंजंक्शंस को यूज़ करते हुए इन क्लॉजेस को मिलाते हैं। ठीक है ना, तो ये हिस्सा क्या आपका बन गया, सब्जेक्ट हैड, वी3 वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हिस्सा बन गया पास्ट परफेक्ट। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, आपकी करेक्शन ऑफ वर्ब्स में आपको करवाया गया था तफसीली तौर पर। तो ये पास्ट परफेक्ट बन गया, और जब बिफोर और व्हेन के साथ इसको कंजक्ट करना है, दूसरी क्लॉज के साथ उसी सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आप V2 क्या होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, और सब्जेक्ट यहाँ पर 2 लिख दिया इसलिए मैंने कि वो सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, वो उस क्लॉज को आप सॉल्व कर रहे हो, वहाँ का सब्जेक्ट आ जाएगा। और यहाँ ये फर्स्ट क्लॉज है, वो सेकंड क्लॉज है, ये सेकंड क्लॉज है। तो इसको कंजंक्शन वर्ड्स कौन से हैं, बिफोर और व्हेन, इसके साथ इनको कंजक्ट किया जा रहा है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट में होगा, तो बिफोर और व्हेन के बाद वाला हिस्सा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में इसको हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक हो गया जी। और जब आप नेगेटिव बनाओगे इसका, जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तो क्या करते हो बेटा, आपने इसका नेगेटिव बनाने के दौरान आपने सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और बाकी जैसे आपने ऊपर अभी किया बिफोर और व्हेन इसके कंजंक्शन से, बिफोर और व्हेन इसके कंजंक्शन से, फिर इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और सब्जेक्ट 2। ये कौन सा हिस्सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इसके भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, तो यू वुड बी हैविंग द एबिलिटी टू सॉल्व दीज सेंटेंसेस रादर इजीली। तो लेट्स सी व्हाट आर द सेंटेंसेस। इसके हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। वो अपने वालिद के आने से पहले घर पहुंच चुका था। वो अपने वालिद के आने से पहले घर पहुंच चुका था। दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वालिद के आने से पहले और घर पहुंच चुका था। तो प्रिंसिपल क्लॉज आपकी पास्ट परफेक्ट। हम क्या करेंगे, ही हैड रीच्ड होम, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ आपको बताया मैंने पास्ट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट के साथ प्रिंसिपल क्लॉज आपके आ गई कि ही हैड रीच्ड होम। और फिर इसके कंजंक्शन क्या होगा, आने से पहले, बिफोर। ठीक है जनाब।
बिफोर। बेटे इसको थोड़ा सा करेक्शन लगा लीजिएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट टू आएगा दूसरे हिस्से में और फिर V2 है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वो पहला सब्जेक्ट तो ही आ गया ना, बिफोर, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, उसके वालिद के आने से पहले, बिफोर हिज फादर। और यहाँ पर V2 हमें क्या कह रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, आना क्या होगा, कम, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम, यहाँ फुल स्टॉप। तो आपके पास बेटे क्या आ गया, ही हैड रीच्ड होम, ये पास परफेक्ट है, बिफोर कंजंक्शन है इसके अंदर, बिफोर कंजंक्शन है, हिज फादर केम, और केम क्या है यहाँ पर, केम ये लिखा हुआ है V2 और इसका सब्जेक्ट ये, ठीक है। ये बेटे इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये बहुत ज़रूरी था, ये भी आपको समझाना। और इसमें एक आधा एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको और करवा देती हूँ ताकि आप जो हैं वो इसको और मज़ीद अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लें। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो खाना खा चुके थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो खाना खा चुके थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो खाना खा चुके थे। तो इसमें दो क्लॉजेज आपको नज़र आ रही हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा, और दूसरी क्लॉज क्या है, और जब क्या है, व्हेन, ठीक है, कंजंक्शन आ गया हमारे पास। तो वो खाना खा चुके थे, तो आपके प्रिंसिपल क्लॉज है खाना खा चुके थे, तो वो दे हैड टेकन मील व्हेन आई, और व्हेन यहाँ पर वो खाना खा चुके थे, सब्जेक्ट है इसका, ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट इसमें मौजूद है। दे हैड टेकन मील व्हेन, जब मैं वहाँ पहुँचा, व्हेन आई रीच्ड देयर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपने ऑटोमेटिकली देखा ये हिस्सा पास परफेक्ट लिखा हुआ है, ये पहला हिस्सा पास परफेक्ट, और इसका सेकंड पार्ट जो है बिफोर और व्हेन के बाद वाला वो होगा V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सब्जेक्ट 2 क्यों लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट एक यहाँ पर भी है। तो लिहाजा बेटा ये किस में जाएगा, पास इंडेफिनिट में। तो बिफोर आई सब्जेक्ट हुआ, रीच्ड क्या है, रीच्ड क्या है, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही, क्योंकि पास इंडेफिनिट है, और देयर यहाँ पर एडवर्ब आ गया। ठीक है बेटा, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काम जो है उसको लेके चलते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इन चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपने अभी किया पास परफेक्ट टेंस किया, उसका एक्टिव वॉइस किया है पास परफेक्ट टेंस का। पास परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ताकि पास्ट के, मेरी कोशिश ये है कि पास्ट वाले सारे जो सब टेंसेज हैं उनको हम कंप्लीट कर लें, फिर हम फ्यूचर की जाने बढ़ेंगे, पहले इनको अच्छी तरह से समझने के बाद। Beta, thank you very much, and keep on practicing and revising your lesson. And at the same time, beta, as we are facing a pandemic, so I would like to say that take care of yourself and take care of the people who are in your surroundings, and try to stay at home and not to go outside unnecessarily, and keep distances. Thank you very much. Take care. Stay blessed. Allah Hafiz.